प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पूरा केयर कीजिए बात को। 11th क्लास के फिजिक्स में चौथा यूनिट में जो हम लोग को पढ़ना है वह वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन। इसमें वर्क पावर एनर्जी अलग अलग टॉपिक बनते हैं और कोलिजन एक बहुत अच्छा जबरदस्त टॉपिक बनता है। इस चैप्टर में हम बहुत बारीकी से फोर्स और काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं और उसके आधार पर इस चैप्टर को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखना है हम लोग को कि इसमें वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है इसको बारी बारी से हर चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि वर्क पावर एंड एनर्जी प्लस में कोलिजन हमने लिख दिया है। ये यूनिट 4 के इतने चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में अलग अलग टॉपिक इंक्लूडेड है ना। अब इस टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते चलेंगे और पढ़ने के साथ साथ हर टॉपिक पर, हर थ्योरी पर कुछ एग्जाम्पल के रूप में सवाल हम करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम वर्क की बात करते हैं, इसलिए हम लोग का फर्स्ट चैप्टर बनता है वर्क, जिसको हिंदी में हम कार्य कहते हैं। ये कार्य जो चैप्टर है, फिजिक्स में जो कार्य चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बहुत शॉर्ट में और क्लियर वे में एक कॉन्सेप्ट दिमाग को रखना है कि जब किसी भी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जिस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स के प्रभाव में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। ये दो बात क्या करने वाली है। नंबर 1 बॉडी पर अप्लाइड फोर्स, नंबर 2 बॉडी पर फोर्स अप्लाई की वजह से डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एंड अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी। ये दो बात आपको क्लियर करनी है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से आपको कहना यही चाहते हैं कि कहीं वर्क की बात आती है तो किसी भी बॉडी पर जितना फोर्स अप्लाई किया गया है और उस फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट को उस अप्लाइड फोर्स के साथ जो ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक पूर्णांक मिलेगा अर्थात गुणनफल मिलेगा। उसी गुणनफल को वर्क कहा है। इसलिए इसका डेफिनेशन एक लाइन में आप याद रखिए कि कार्य क्या है। तो कार्य दैट इज वर्क, बॉडी पर लगाए गए बल और बल के दिशा में वस्तु का विस्थापन का गुणनफल है। पुनः एक बार, किसी बॉडी पर आरोपित बल और बल की दिशा में उस पिंड के विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। बॉडी पर अप्लाइड यानी पिंड पर आरोपित बल एक फैक्टर ये है। पिंड पर आरोपित बल एवं बल के दिशा में पिंड के विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। इस बात को कह सकता है पिंड पर आरोपित बल एवं बल की दिशा में पिंड की दिशा, ये क्या करता है?
पिंड पर आरोपित बल एवं बल के दिशा में जितना विस्थापन हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बल के दिशा में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जिधर हमने बल लगाया उस दिशा में बॉडी कितना डिस्प्लेस करती है, उस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करता है। ये सबसे टेक्निकल बात इस वर्क के लिए है कि बल वाले विस्थापन नहीं, बल और बल के दिशा में विस्थापन किसका, पिंड का गुणनफल जो होता है वह कार्य। इसलिए वर्क का यह फॉर्मूला जो बनता है वर्क, तो यहां फोर्स, यहां डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन, फोर्स, यानी वर्क क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब सवाल यहां यह है कि यदि एक जो है किसी पिंड पर आरोपित बल है और एस बल की दिशा में पिंड का विस्थापन है, इस स्थिति में अब समझने की जरूरत है वर्क जो होगा इसलिए बल और बल के दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। अब कोई कहता है कि भाई देखिए इसका एस आई यूनिट क्या होगा, इसका वर्क का, तो बल का एस आई यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का एस आई यूनिट मीटर होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर है। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल कहते हैं। न्यूटन इंटू मीटर का ही नाम है जूल। जूल साहब के नाम के रिस्पेक्ट में इस यूनिट का नाम रख दिया गया है जूल, अर्थात मूल रूप से फोर्स का वर्क का एस आई यूनिट न्यूटन मीटर है, बट उसी का नाम रख दिया गया है जूल। तो इस तरह से मेरे कहने का वजह यहाँ ये बनता है कि किसी भी पिंड पर अगर फोर्स हमें निकालना है तो बेसिकली फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में हम क्या करें, तो डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दें और उसी मल्टीप्लाई के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट मिलता है अर्थात जो गुणनफल मिलता है उसी का नाम है वर्क। अब जैसे सोचो, मान लीजिए किसी पिंड पर, यहाँ एग्जाम्पल यूज कर देखिए, अगर एक पिंड हमने ऐसे लिया, इस पिंड का मास जो है 10 kg, अगर इस पर हमने 100 न्यूटन का बल लगा दिया, अब जब 100 न्यूटन का बल लगाए तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, सपोज दैट 2 मीटर हो गया। दैट मींस ये 2 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में हुआ, तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ है, तो इसलिए हम 2 मीटर से इसमें गुणा कर देंगे, तो बल 100 न्यूटन, बल 100 न्यूटन है और इसमें गुणा करेंगे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का, तो ये जो गुणनफल आएगा इसी को हम वर्क कहते हैं। इसलिए वर्क के कितना हो गया, तो 100 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और न्यूटन में मीटर से कर दो, तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। यहाँ 100 200 यानी 200 हो गया और न्यूटन इंटू मीटर को जूल करते हैं। ऐसे आंसर हो गया इसका। कुल मिलाकर मेरे कहने का मकसद ये है कि आप एक बात को क्लियर करिए, ये नंबर है, ये नंबर है, 100 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, तो इस नंबर को नंबर के साथ गुणा करो, यूनिट को यूनिट के साथ गुणा करो। यूनिट को यूनिट के साथ गुणा करेंगे तो तुमको यूनिट देगा और नंबर के साथ नंबर को मल्टीप्लाई
इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस तरह से समझने की जरूरत है कि किसी भी पिंड पर आप अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होता है, तो अर्थात बॉडी पर हमने कितना वर्क किया, तो 200 जूल आंसर आपका हो जाएगा। अब तीसरी बात एक आती है, थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है भाई, इसका एसआई यूनिट चलो क्लियर है। अब अगर कोई कहता है कि ये फोर्स का अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कोई पूछता है, इसको शॉर्ट फॉर्म बीएफ करते हैं, सीधा आपने लिखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क करना है, क्या करें, इसका डायमेंशनल एनालिसिस कर लो, फोर्स की जगह पर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला रखो, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml टू द पावर -2, और ये डिस्प्लेसमेंट है, हम इसको एस कभी नहीं बोले थे, जो इसका फिजिकल नेम है उसको हम हमेशा बोले तो हमको कॉन्सेप्ट को समझने में रिलैक्स फील होगा। तो यहाँ एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ एक होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व कर देते हैं, दैट मींस पावर को एडजस्ट कर देते हैं, तो पावर को एडजस्ट करेंगे m टू द पावर +1 n टू द पावर +2 p टू द पावर -2, दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब एक बात यहां क्लियर करने की जरूरत है कि ये जब फोर्स अप्लाई होता है किसी पिंड पर, जो ही किसी पिंड पर फोर्स अप्लाई होता है, सपोज दैट अगर एक पिंड आपने लिया, इसका मास इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किए। अब सोचने की जरूरत है कि ये पिंड जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन से कितना डिस्प्लेस कर रहा है। जब ये बॉडी जब फोर्स एफ अप्लाई किए, तो फोर्स एफ अप्लाई किए इस बॉडी पर, तो इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस फोर्स की डायरेक्शन से, अगर मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस करके यहां पर पहुंच गए, समझने के लिए बात यहां बॉडी आ गई, तो बॉडी को यहां से यहां जाने में, मान लीजिए इस पोजीशन का नाम ए है और इस पोजीशन का नाम बी है, तो ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाने में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट त्रुटि हो गया, ये सही बात, बट क्लियर करने की जरूरत है कि जिस फोर्स को आपने अप्लाई किया था, क्या यह फोर्स ए से बी तक कांस्टेंट रहा, यानी जितना बल ए पॉइंट पर आपने अप्लाई किया क्या उतना ही बल हर पॉइंट पर लगते रहा? अगर उतना ही बल लगते रहा और उस बल का डायरेक्शन भी कभी चेंज नहीं हुआ, तो फिर वह कांस्टेंट फोर्स है। अगर एक पॉइंट पर हमने 100 न्यूटन का बल लगाया, यहां कुछ बल हो गया 105 न्यूटन, यहां हो गया 110 न्यूटन,
इसलिए वर्क को कैलकुलेट करने में हम फोर्स के नेचर पर कंसीडर करते हैं। और पहला नंबर, अगर पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स कांस्टेंट होता है, अर्थात बॉडी की पोजीशन के हिसाब से फोर्स में किसी तरह का वेरिएशन जनरेट नहीं करता है, तो वैसे फोर्स को कांस्टेंट फोर्स कहा गया। यदि उस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स वैरी कर रहा है तो उसको वेरिएबल फोर्स कहा गया। इसलिए हम वर्क का फॉर्मूला जब जनरेट करते हैं तो दो फोर्स के लिए करते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन और एक वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन। अब गौर करने की बात है, जैसे देखो एक आदमी ठेला को अपने हाथ से ठेलता है तो जितना जोर लगाता है, जितना धक्का लगाता है, तो कभी देखे होंगे कि हाथ को हल्का करता है, कभी हाथ को ज्यादा टाइट करता है। दैट मींस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान बल कम बेसी कर रहा है, यह वेरिएबल फोर्स हो गया। अब मान लीजिए ठेला को खींचकर 50 मीटर तक लेकर चला गया। अब 50 मीटर में कभी हाथ को टाइट किया तो उस समय 100 न्यूटन बल लगा रहा था, कभी हाथ को लूज कर दिया धक्का देने वाले हाथ को तो उस समय 90 न्यूटन फोर्स लगा रहा था। अब बताओ कि 100 मीटर गुणे 50 मीटर करे कि 90 गुणे 50 करे, ये मामला कंफ्यूजन का हो जाता है। इसलिए वैसी स्थिति में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरे फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, जहां फोर्स पोजीशन या समय के अनुसार वैरी करता है, मींस बदलता है, अर्थात वेरिएबल फोर्स होता है। और एक ऐसा होता है कि अगर ठेला को हम 50 मीटर तक ले गए खींचकर या ठेल कर, हमेशा एक बराबर बल लगाते रहे, न कम किए न ज्यादा किए, तो उस स्थिति में बल आपका कांस्टेंट रहा। तो उस बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी निकालना होगा, तो मान लीजिए 20 मीटर बल लगा रहे हैं हमेशा, आप 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट किए हैं तो 20 गुणे 50। लेकिन इस तरह से मेरे कहने का मकसद ये है कि वर्क कैलकुलेट करने में क्या करना है कि जो बल हम बॉडी पर लगा रहे हैं वह बल कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो देखो यहाँ अप्लाइड फोर्स का जो नेचर होता है, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। तो पहले किसको कहते हैं वेरिएबल फोर्स? यहाँ एक पॉइंट को हम लिखते हैं कि यदि पिंड पर आरोपित बल का मान एवं दिशा नंबर 1 स्थिति के साथ नहीं बदलता है तो उसे नियत बल कहते हैं। नंबर 2,
देखो भाई, यदि पिंड पर आरोपित बल का मान एवं दिशा या ऐसे छोड़ना या भी चल सकता है, मान या दिशा, मान हो या डायरेक्शन, स्थिति डायरेक्ट पोजीशन के अनुसार पोजीशन के साथ नहीं बदलता है तो उसे नियत बल कहते हैं। स्थिति या पोजीशन के साथ बदलता है तो उसे परिवर्तनशील बल कहते हैं। शॉर्ट में इसको याद रखते हैं समझने के लिए। ये फोर्स जो है फंक्शन है x का या टाइम का, समय के साथ भी देखना है। तो ये वेरिएबल क्या है भाई, वेरिएबल फोर्स है। ऐसे एक भी में ध्यान दीजिए, फोर्स इज नंबर 1 वेरिएबल, फोर्स इज द फंक्शन पोजीशन और टाइम। ये देखो बॉडी पर जो फोर्स लगाए हैं, पोजीशन जब चेंज करेगा उसके अनुसार वैरी करेगा या समय के अनुसार वैरी करेगा, दैट मींस वेरिएबल फोर्स। कुल मिलाकर एक बात दिमाग में रखो कंक्लूजन के रूप में, चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, समझ कर दिमाग में रख लेना है। अब दूसरे नंबर कांस्टेंट, कांस्टेंट देन ये फोर्स जो होगा नॉट फंक्शन ऑफ x, दैट मींस x के साथ में वैल्यू करेगा, बात समझिए, या नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वैल्यू नहीं करेगा। चाहे जितना आपका समय हो जाए, जितना पोजीशन जहां जहां क्रिएट हो जाए, बॉडी जहां चली जाए, लेकिन उस पर अप्लाइड फोर्स हमेशा उतना ही रहेगा इन सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड कांस्टेंट, अदरवाइज वेरिएबल। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यही है कि कांस्टेंट या वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि ये बात दिमाग में हमेशा ध्यान रखनी है। देखो भाई कि वर्क है क्या, तो वर्क बॉडी पर अप्लाइड फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का